छात्रों नमस्कार। हम आपके रौनक सर जो कि क्लास 12 के फिजिक्स के एक चैप्टर है लेंस, और लेंस की पहली हेडिंग आपकी है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। यह फॉर्मूला आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सीरीज में उठा के देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया होगा, और ये 5 नंबर का पूछता है। 5 नंबर कहने का मतलब इंटर में 1% का पूरा काम यही कर देगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा इस प्रूफ को कैसे प्रूफ किया जाए। ठीक है ना, यहाँ पहले फिगर को बेहतर तरीके से समझ लिया जाएगा, और जो मैं फिगर में बताऊंगा वही आप लोगों को लिखना होगा। अगर फिगर को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो पूरा एक ही बार में हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक तरीका सब पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा फिगर। माना XY एक मेरा उत्तल दर्पण है जिसमें C को वक्रता केंद्र, P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अच्छा, ये वाली लाइन आपकी जो दिख रही है वो मुख्य अक्ष है। मैं मान लेता हूं कि मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O आकार की वस्तु रखी गई है। यहाँ पे O आकार की कोई वस्तु रखी गई है जिससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण, आप देखेंगे पहली प्रकाश की किरण यही जा रही है। जिससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाता है और बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है। ये देखिए, ये वाली किरण जो है ये कहीं विचलित नहीं हुई है, तो बिना विचलन के सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है, तथा वस्तु O से दूसरी प्रकाश की किरण OA छोड़ते हैं। अच्छा, ये वाली लाइन जो हमारी होगी, इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। तो आपतित किरण जब वस्तु पर छोड़ा जाता है तो इस पर एक लंब बनता है, अभिलंब जिसे कहते हैं आप लोग, एक अभिलंब बनता है। मैं मान ले रहा हूं वो अभिलंब है CN। अभिलंब क्या है? CN। अच्छा, एक चीज देखिए, इसके दर्पण के बाईं तरफ मैं एक माध्यम मान ले रहा हूं N1 जिसे कहते हैं विरल माध्यम, और दूसरा दर्पण के दाहिनी तरफ दूसरा माध्यम में मैं ले रहा हूं N2 इसे कहते हैं सघन माध्यम। तो ध्यान से देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये वाली किरण यहाँ से निकल के ऐसे ही I दिशा में आगे की ओर निकल जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, O से P तक की दूरी का आप लोग कहते हैं वस्तु की दूरी, जिसे डिनोट करते हैं U के द्वारा। आगे P से C तक की दूरी को कहते हैं R, जिसे आप लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और P से लेकर I तक की दूरी को हम कहते हैं V, जिसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक कोण अल्फा है, यहाँ पे कोण बीटा है, और यहाँ पे कोण गामा है। इस तरीके से आपका फिगर कंप्लीट होता है। तो देखिए हमें लिखना क्या होगा। देखिए, लिखने का यही तरीका है। माना XY एक उत्तल दर्पण है जिसमें P को दर्पण का ध्रुव और C को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O आकार की वस्तु रखी गई है जिससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से क्या होती है, निकल जाती है। आगे, तथा वस्तु O से दूसरी प्रकाश की किरण OA छोड़ते हैं जो अभिलंब CN की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अभिलंब CN की ओर झुक जाती है। और देखिएगा, ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I' पर काटती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे से बिंदु I' पर मिलती है, जहां पर वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बस फिगर इतना कंप्लीट है, इतना ही लिखना है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखना है। माना XY ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसमें P को ध्रुव, C को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O स्थित है जिससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है। आगे, वस्तु O से दूसरी प्रकाश की किरण OA छोड़ते हैं जो अभिलंब CN की तरफ झुककर AI दिशा में आगे की ओर निकल जाती है।
ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु आई पर मिलती हैं और बिंदु आई ही वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यही इतना लिखना है आप लोगों को। आइए देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ देखिए, प्रूफ। अच्छा, ये आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आप लोग जानते हैं स्मॉल आई के द्वारा डिनोट करते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये वाली किरण है, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ पे देखेंगे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो एक चीज समझेंगे, जो आपतन कोण है वो आई है और अपवर्तन कोण है वो आर है। तो आपतन कोण के लिए आई के बराबर दिखा देंगे और अपवर्तन कोण के लिए आर के बराबर दिखा देंगे। पहला काम यही किया जाएगा। तो आई देखिए कहाँ मिलेगा हमें, कोण ओ ए एन बराबर आई, आपतन कोण ओ ए एन बराबर आई। अच्छा, अपवर्तन कोण देखेंगे कहाँ बन रहा है, सी ए आई। तो अपवर्तन कोण सी ए आई बराबर हो जाएगा किसके, आर के। अपवर्तन कोण सी ए आई बराबर हो जाएगा आर के। अच्छा, स्नेल का नियम आप लोग पढ़े होंगे। स्नेल का नियम यही होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यहाँ पे माध्यम दो लिया गया है, एक n2 जिसे कहते हैं सघन माध्यम, एक n1 है जिसे कहा जाता है विरल माध्यम। तो स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। इसका तेरे गुणा कराइए तो बनेगा n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ठीक है, अब देखेंगे आई को कहते हैं आपतन कोण और आर को कहते हैं अपवर्तन कोण। जब भाई आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर के मान बहुत ज्यादा अल्प होते हैं यानी छोटे होते हैं, उस स्थिति में साइन थीटा को थीटा के बराबर माना जाता है। देखिए, यदि आई व आर के मान बहुत छोटे हों तब जो साइन थीटा है वो थीटा के बराबर होता है। अच्छा, जब साइन थीटा थीटा के बराबर है तो साइन आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर के बराबर हो जाएगा, यानी साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर। अच्छा, साइन आई के स्थान पे आई हो जाएगा, साइन आर के स्थान पे आर हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो बनेगा n1 अपान, अच्छा साइन आई के स्थान पे क्या होगा, आई बराबर n2 आर। समीकरण मानते हैं फर्स्ट। इतनी लाइन समझ में आई होगी हमें लगता है। अगली वाली लाइन देखिएगा, अगली वाली लाइन, आई और आर का मान ज्ञात करके इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो आई का मान देखेंगे कौन सी त्रिभुज में मिलेगा। अच्छा, आप लोग 10 में एक चीज पढ़े होंगे कि जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, ये वाली त्रिभुज ध्यान से देखिएगा तो मैं बना दे रहा हूं। ये वाली त्रिभुज देखेंगे, यहाँ पे कोण बन रहा होगा आई। ये वाली त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, ये वाली त्रिभुज, यहाँ पे कोण आई जो है वो बहिष्कोण का काम कर रहा है, ये बहिष्कोण का काम कर रहा है और अंतःकोण का काम अल्फा और गामा कर रहा है। तो हम सूत्र क्या बताए थे, जो बहिष्कोण होता है
वो शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी दोनों अंतः कोणों को जोड़ देंगे तो कोण बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कोण आई बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा। यहाँ लिख लीजिए आई बराबर अल्फा प्लस गामा। कहां से? बहिष्कोण। आगे तथा अब देखेंगे त्रिभुज कौन सा लिया था? त्रिभुज OAC। अच्छा आर वाला देखेंगे कौन सा त्रिभुज मिल रहा है? त्रिभुज ये CAI। ऐसे हम बना दे रहे हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे जो बहिष्कोण का काम कर रहा है गामा, अंतःकोण इधर हो गया आर, इधर हमारा अंतःकोण एक हो गया बीटा। तो यही बताया गया ना, जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात गामा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा के। त्रिभुज CAI जो गामा बराबर हो जाएगा वो आर प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए अब आई तथा यहां से आर को पहले मान ज्ञात कीजिए, तो आर बराबर हो जाएगा गामा बराबर हो जाएगा आपका आर प्लस बीटा, यानी आर बराबर गामा माइनस बीटा। अब आई तथा आर का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, यानी आई और आर का मान उठा कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा तो बनेगा क्या? n1 आई के स्थान पे अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा बराबर n2 आर के स्थान पे गामा माइनस बीटा। अच्छा n2 को पहले लिख लीजिए, n1 को बाद में लिख लीजिए। तो n2 गामा माइनस बीटा बराबर n1 अल्फा प्लस गामा। अंदर गुणा कराइए तो n2 गामा माइनस n2 बीटा बराबर n1 अल्फा प्लस n1 गामा। अब गामा वाले को गामा वाले के साथ मिलाते हैं, बाकी जो बचेगा उसका पक्षांतर वहां कर देंगे। तो n2 गामा और ये आएगा तो माइनस n1 गामा बराबर n1 अल्फा और माइनस उधर जाएगा प्लस n2 बीटा। यहाँ पे देखिए गामा कॉमन होगा, गामा जब कॉमन लेंगे तो बनेगा n2 माइनस n1 बराबर इधर n1 अल्फा प्लस n2 बीटा। ठीक है, मानते हैं समीकरण 2। चलिए समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे अल्फा बीटा तथा गामा हमारे कोण है, तो कोण के लिए सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अच्छा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, चाप यही वाली लाइन होती है जो वृत्त के आकार की थोड़ी सी मुड़ी हुई हो, उसी लाइन को बोलते हैं चाप। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिएगा हम बताए क्योंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यहाँ पे पहले कोण अल्फा के लिए निकालेंगे। कोण हमारा अल्फा है बराबर चाप, चाप इसके सामने वाली लंबाई यही तो होगी एपी, एपी को क्या कहेंगे? चाप और बटा त्रिज्या, त्रिज्या माने इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ओ से पी तक की दूरी बन जाएगी ओपी का। बीटा बराबर फिर देखेंगे बीटा हमारा कोण इधर है, इसका सामने वाला चाप यही होगा एपी, चाप बटा और त्रिज्या पी आई। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का कोण हमारा बीटा है ना, तो P से लेकर I तक की दूरी वही इसकी त्रिज्या कहलाएगी, यानी पी आई। तथा गामा बराबर देखेंगे चाप बटा त्रिज्या इसका भी होगा, क्योंकि गामा आपका कोण है, कोण के सामने वाली भुजा वही चाप होगी, यानी AP और बटे त्रिज्या क्या हो जाएगा? PC। ठीक है, यानी अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 2 में रखने का। अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण
2 में रखने से मान रखाइए। तो गामा का मान क्या है हमारा, AP बटे PC, AP बटे PC ब्रैकेट में N2 माइनस N1 बराबर N1 अल्फा का मान देखेंगे AP बटे OP प्लस N2 बीटा का मान AP बटे PI, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे AP इधर भी है, AP इधर भी है, AP इधर ही है, तो AP कॉमन लेके AP को काट देते हैं। तो इधर जब AP कॉमन लिया जाएगा तो ये बन जाएगा N2 माइनस N1 बटे PC और इंटू AP और बराबर इधर बनेगा N1 अपान OP और इंटू AP और प्लस N2 अपान PI इंटू AP से AP खत्म। क्या बचा है N2 माइनस N1 बटे PC बराबर होगा N1 अपान OP प्लस N2 अपान PI, ठीक है। इसे मानते हैं समीकरण 3। समझ में आया। आगे जब समीकरण 3 होगा तो यहाँ पे देखेंगे चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, चिन्ह परिपाटी यही कहता है कि दर्पण के बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ तथा दर्पण से दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यहाँ पे OP वाली लंबाई देख रहे होंगे आप लोग U, लेकिन U मेरा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, U हमारा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों, ऋणात्मक इसलिए क्योंकि हम बताएं कि उत्तल दर्पण की जो बाईं तरफ की दूरी होती है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती है और दाहिने तरफ की दूरी जो होगी वो धनात्मक चिन्ह के साथ मापी जाएगी। यानी PC वाली लाइन जो होगी वो प्लस R लिया जाएगा और PI वाली लाइन जो होगी वो प्लस का भी लिया जाएगा, लेकिन OP वाली जो लाइन होगी वो माइनस का U लिया जाएगा। क्यों, कारण बताया गया ना, क्योंकि दर्पण के बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यानी हम लिख सकते हैं OP बराबर माइनस U, OP बराबर माइनस U। आगे PC बराबर R, PC बराबर R और PI बराबर V, PI बराबर V। मान लेते हैं इसे समीकरण 4। अब समीकरण 4 का मान उठा के समीकरण 3 में रखेंगे, यानी इतना ही मानिए समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने मान रखिए तो देखेंगे N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 बटे PC के स्थान पे देखेंगे यहाँ पे प्लस का R बराबर N1 अपान OP का मान माइनस U और प्लस N2 अपान I का मान V, ठीक है ना। तो प्लस वाले मान को पहले लिख लीजिए, माइनस वाले मान को बाद में लिख लीजिए, यानी N2 माइनस N1 बटे R बराबर N2 अपान V माइनस N1 अपान U। यही गोलीय उत्तल दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या बताया गया था। थियरेटिकल चीज समझिए, थ्योरी कैसे लिखना है। माना XY एक उत्तल दर्पण है, इसमें P को दर्पण का ध्रुव तथा C को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O आकार की वस्तु रखी गई है, जिससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाता है और बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है। आगे वस्तु O से दूसरी प्रकाश की किरण OA छोड़ते हैं। अच्छा, जब दूसरी प्रकाश की किरण जैसे आपतित होती है तो उसके सापेक्ष एक अभिलंब आता है। तो अभिलंब किसकी रचना किया गया, CN की रचना किया गया। अच्छा, जब माध्यम मेरा प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती हैं, उस स्थिति में प्रकाश की किरणें जो होती है वो अभिलंब की तरफ झुकती है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे जो
जब इस पर आपतित हुआ तो यह अभिलंब Cn की तरफ झुकती हुई AI दिशा में आगे की ओर निकल जाती है। आगे और ये दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर मिलती हैं। जब I डैश पर मिल गए तो यही I जो होगा वही O का क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। इतना थियोरेटिकल करना है। आगे देखेंगे जो आपतन कोण है। अच्छा, कोण आपतन कोण को I कहते हैं। I कहाँ पे मिलेगा हमें, देखेंगे कौन से कोण में, कोण OAN बराबर I, जिसे कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण कोण OAI बराबर I हो गया। अब अपवर्तन कोण देखेंगे कहाँ बन रहा है, ये R CAI, यानी CAI बराबर लिख सकते हैं R। अपवर्तन कोण CAI बराबर R। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है sin I बटे sin R बराबर नियतांक, ठीक है ना। अब यहाँ पे माध्यम 2 लिया गया था तो sin I बटे sin R बराबर N2/N1। इतनी चीज समझ में आ गया। अब हम बताएं इसका तेरे गुणा करा दीजिए तो बनेगा N1 sin I बराबर N2 sin R, ठीक है ना। और यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मान बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उस स्थिति में sin थीटा को थीटा के बराबर माना जाता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R के मान बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तब sin थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। यानी जो sin I होगा वो I के बराबर होगा और sin R जो होगा वो R के बराबर होगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो N1 I हो जाएगा बराबर N2 R हो जाएगा, मानते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे I और R का मान ज्ञात किया जाएगा। I कौन से त्रिभुज में मिलेगा, त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC में देखिएगा, त्रिभुज OAC में। तो हम ये इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज OAC वाले में जो I काम कर रहा है ये बहिष कोण का काम कर रहा है। और बहिष कोण का नियम यही कहता है कि जो बहिष कोण होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। I जब बहिष कोण हो गया तो इसके सापेक्ष अंतः कोण पहला अल्फा हो गया और दूसरा अंतः कोण गामा हो गया। यानी अल्फा प्लस गामा बराबर I लिख सकते हैं, यानी I बराबर अल्फा प्लस गामा, कहाँ से, बहिष कोण से, लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखेंगे R का मान कहाँ से मिलेगा, कौन से त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज CAI में। त्रिभुज CAI में एक चीज देख रहे होंगे आप लोग, जो गामा है ये बहिष कोण का काम कर रहा है। यानी गामा बराबर अंतः कोण क्या होगा, पहला R हो जाएगा और दूसरा बीटा, यानी गामा बराबर R प्लस बीटा, गामा बराबर R प्लस बीटा, यानी R बराबर गामा माइनस बीटा। अब इस I और R का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। I तथा R का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या, N1I, यानी N1I के स्थान पे क्या है जी, I के स्थान पर अल्फा प्लस गामा बराबर N2R के स्थान पे गामा माइनस बीटा। अंदर गुणा कराएंगे। अच्छा, इस वाले माध्यम को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी N2 गामा माइनस बीटा बराबर N1 अल्फा प्लस गामा। अंदर गुणा कराएंगे तो बनेगा N2 गामा माइनस N2 बीटा बराबर हो जाएगा N1 अल्फा प्लस N1 गामा, ठीक है ना। अब गामा को गामा के साइड खींच लाइए तो बनेगा N2 गामा और प्लस आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस N1 गामा बराबर N1 अल्फा और माइनस उधर जाएगा प्लस N2 बीटा। यहाँ पे देख रहे होंगे गामा कॉमन दिख रहा है, जब गामा कॉमन हो जाएगा तो N2 माइनस N1 बचेगा बराबर N1 अल्फा प्लस N2 बीटा, मानते हैं समीकरण 2। चलिए, अल्फा बीटा गामा ये आपके क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो एक सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। यहाँ पे पहले कोण अल्फा के लिए देखेंगे, अल्फा बराबर चाप का काम कौन कर रहा है, AP, और इसके सापेक्ष जो त्रिज्या होगा वो OP वाली दूरी कहलाएगी। यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी अल्फा बराबर AP बटे OP, ठीक है ना। और बीटा बराबर बीटा के सामने देखेंगे चाप यही AP ही काम कर रहा है और दूरी जो इसकी त्रिज्या होगी वो PI का काम कर रहा है। तो बीटा बराबर AP बटे PI, ठीक है। अगला कोण गामा के लिए देखेंगे, कोण गामा बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप क्या हो जाएगा AP और इसके सापेक्ष त्रिज्या क्या हो जाएगा PC। कितनी चीज हो गई। अब इस अल्फा बीटा गामा का मान उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। तो अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखेंगे गामा पहले है तो गामा का मान हमारा क्या था, AP बटे PC, ब्रैकेट में N2 माइनस N1 बराबर N1 अल्फा का मान था AP बटे OP प्लस N2 और बीटा का मान क्या था AP बटे PI, ठीक है ना। आगे अच्छा, AP इधर भी दिख रहा है, AP इधर भी दिख रहा है, AP इधर भी दिख रहा है, तो AP को कॉमन लेके काट दीजिए।
यानी AP जब इधर कॉमन लिया जाएगा तो N2 माइनस N1 बटे PC हो जाएगा इंटू AP बराबर N1 बटे OP इंटू AP प्लस N2 बटे PI इंटू AP से AP तीनों AP कॉमन लेने के बाद हो जाएंगे कैंसिल। अब क्या बचा है N2 माइनस N1 बटे PC बराबर N1 बटे OP प्लस N2 बटे PI मानते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 में यही देखिए चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी यही होता है कि दर्पण के बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ तथा दर्पण के दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ होगी। यानी OP वाली जो लाइन दिख रही है ये वस्तु की दूरी हमारी, तो वस्तु की दूरी ये, अब देखेंगे ये हमारा दर्पण हुआ, दर्पण के बाएं तरफ ही बन रहा है ना, जब दर्पण के बाएं तरफ बन रहा है यानी OP का मान ऋणात्मक। आगे ये PC वाली जो लंबाई है वह वक्र का त्रिज्या है, दर्पण की त्रिज्या है, यानी PC बराबर R, लेकिन प्लस का R होगा। क्यों प्लस का R होगा? क्योंकि दर्पण के दाहिने तरफ की दूरी अभी भी बताया गया धनात्मक चिन्ह होता है। आगे PI वाली जो दूरी होगी उसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, यानी PI भी हमारा क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसे मानते हैं समीकरण 4 और समीकरण 4 का मान उठा के समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 है क्या N2 माइनस N1 बटे PC का मान R हो जाएगा बराबर N1 बटे OP, तो N1 बटे OP का मान माइनस U और प्लस N2 बटे PI का मान होगी। ठीक है, इस मान को प्लस वाले मान को पहले लिख लीजिए, माइनस वाले मान को बाद में लिख लीजिए। तो N2 माइनस N1 बटे R बराबर N2 बटे V माइनस N1 बटे U। यही आपका पूरा प्रूफ है, थ्योरी भी समझा दिए हैं, प्रूफ भी समझा दिए हैं। अगर यहाँ पे कोई आप लोगों को दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना।